हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, कार और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। पिछले लेक्चर में मैंने मास इफेक्ट के बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो आज बात करते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कार के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी कार क्या है? बाइंडिंग एनर्जी क्या बताते हैं आपके पास? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। इस बेसिकली इस कार से हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के बारे में पता लगा और न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में पता लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives the stability of the nucleus. Stability of the nucleus. The value of binding energy per nucleon. क्या है बच्चों ये? बाइंडिंग एनर्जी ए क्या बताता है? न्यूक्लियॉन्स को बताता है। न्यूक्लियॉन्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स गिव द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कैसे एक बार बात करते हैं, एक बार नोट करिए इस पॉइंट को। क्या बता रहे हैं बच्चों? द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेजर द या गिव्स द, मेजर लिख सकते हो, गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, या मेजर भी लिख सकते हो आप लोग, मेजर वर्ड भी लिखा रहता है कई बार। मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जिन न्यूक्लियाई की बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द अदर न्यूक्लियाई। तो एक बार छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि स्टेबिलिटी जो है, याद रखना, किसी भी न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। अब मैं समझाती हूँ कैसे क्यों, ठीक है। नोट करिए, कर लिए। देखो बच्चों ध्यान रखना। तो क्या बता रहा है वो आपसे? जैसे मैं कहूं बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, बाइंडिंग एनर्जी जस्ट समझने के लिए बच्चों, हैवी, आपको याद वही रखना है, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम जिसकी हम बात करें। हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन, तो वहां पे ज्यादा ऐसे उसको देखते नहीं है। हैवी हाइड्रोजन, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी हाइड्रोजन मान लिया बच्चों, आपके पास कितनी आती है? एक्सपेरिमेंटली निकालेगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी फॉर यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है बच्चों वो वैल्यू आती है, मान लिया आपके पास 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1500 लिख लो, कितनी आ रही है? 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों? जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है आपके पास? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस एज मास नंबर इंक्रीजेस। इतनी बात के लिए। अब आगे देखा बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी आगे बढ़े, कर्व में और थोड़ा आगे गए, यहां से देखा कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन 56 के लिए कितनी होती है बच्चों? अब मान लिया आपके पास 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी फॉर यूरेनियम 238 उसके लिए कितनी है? वो 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर भी क्या है बच्चों कि आयरन 56 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238। क्या हुआ बच्चों? देखो यहां से ये बात तो समझ आई कि जैसे देखा पहले इनिशियली क्या एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करी कि हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ये मिल रही थी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो मान लिया हमने लास्ट इस एग्जांपल को उठा लिया, हालांकि बीच में कुछ वेरिएशन होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इतनी मिल रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़े बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी जो है आपके पास, यहाँ से कंक्लूजन मिला थोड़ा सा कि एज मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फिर और थोड़ा देखा बच्चों, देखा कि आयरन 56 कार्व में सबसे ऊपर जा रहा है, पीक कार्व वैल्यू में, पीक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये बीच बीच में भी था कुछ पीक वैल्यू, उनके बारे में बात करेंगे कार्व के लिए। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, ये सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल है। क्या हुआ बच्चों? जैसे मैं इसका एग्जांपल को आप ऐसे समझिए, जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक बीकर है, एक बीकर में तुमने सिर्फ दो बॉल रखी हुई है। एक बीकर में कितनी बॉल रखी है? 2 बॉल, ठीक है। एक आपके पास एक इतना बड़ा सा, थोड़ा बड़ा बीकर है, उसमें तुमने 1000 बॉल रख दी। कितनी बॉल रख दी? तो मोर स्टेबिलिटी, आराम से कौन सी दो, ये बॉल दोनों आराम से रह पाएंगी यहाँ पे। या मैं घर का एग्जांपल ले लूं कि एक घर है, उसमें क्या है, मान लिया 2% रहते हैं, ठीक है।
एक घर है उसमें 4 कमरे, 2 ही आदमी रहते तो बड़े आराम से स्टेबिलिटी से रहेंगे। और एक मैं कहूँ उसके सामने एक घर है, बहुत बड़ा सा घर है, बड़ी सी बिल्डिंग है, 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान, लेकिन उसमें 1000 लोग रहते हैं। वो 1000 लोग पता लग रहा है खिड़की में भी नहीं समा रहे, कोई जंगलों में से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, विंडो से निकल रहा है। तो वो स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर। सेम सिचुएशन लाइक दैट। तो यहाँ बात करते हैं बच्चों कि पर पर्सन कितने रूम मिल रहे हैं, पर पर्सन उसको कितने रूम में मिल रहे हैं। तो क्या हुआ कि जैसे मास नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन बच्चों वो अनस्टेबल थी, वो ज्यादा स्टेबल नहीं थी, वो न्यूक्लियस वो अनस्टेबल थी। और जो आपके पास स्टेबिलिटी है बेसिकली, तो हमें क्या देखना है, पर पर्सन बाइंडिंग एनर्जी क्या। तो फिर देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखा कि जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो क्या याद रखोगे, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे आप ये जैसे एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में देखा ऑब्जर्वेशन बच्चों इसकी ये थी, फिर बढ़ रही थी, फिर देखा कि आयरन 56 तो सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है कर्व के अंदर। ठीक है, तो उसमें फिर कैलकुलेशन करी, देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो दोज न्यूक्लियाई विच हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल, दोज न्यूक्लियाई विच हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं सिर्फ बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोज न्यूक्लियाई विच हैव more binding energy per nucleon are more stable। तो जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी बच्चों वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ये पॉइंट याद रखना आपको यहाँ पे। तो आपके पास कर्व से क्या ऑब्जर्वेशन मिली आपको, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली। ठीक है, ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है बच्चों, जो आपको ऑब्जर्व हुई थी वहां पे बनाते हैं। तो इनमें कर्व में क्या देखा गया बच्चों, इनिशियली, ठीक है, आपके पास जब एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, जब एटॉमिक मास नंबर जो है आपके पास A इज इक्वल्स टू 42, A इज इक्वल्स टू 120, A इज इक्वल्स टू 42 120, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड 8.5। कार्य से ऑब्जर्व हुआ बच्चों, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। इस कार्य में ऑब्जर्वेशन क्या मिली, जब एटॉमिक मास नंबर यहां से यहां तक लगभग वेरिएशन बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी मिल रही है आपके पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पाया गया दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल, दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल, दी न्यूक्लियाइज आर स्टेबल। ये जो न्यूक्लियाई है बच्चों, दीज न्यूक्लियाइज आर स्टेबल, ये न्यूक्लियाई क्या आपकी स्टेबल। ठीक है, जिनका मास नंबर इतने से इतने के बीच में वेरी पाएगा, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ये पाई गई कर्व के अंदर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चों, ये क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा, ए क्या बता रहा है न्यूक्लियन को, ए नंबर क्या बताता है यहाँ पे न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन और न्यूक्लियन। ठीक है, आर मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद पाया गया बच्चों कि फॉर आयरन 56, फॉर क्या फाइंड आउट हुआ कि आयरन 56 जो है आपके पास, फॉर आयरन 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी मिली आपको अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पाया गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है आयरन के लिए वो कितनी है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैव आयरन 56 हैव हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर एंड मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या कौन है कर्व के अंदर बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, ये आपके पास आयरन 56 लगभग, और ये यहाँ से ये रीजन आप लगभग मान 40 से मानते हो लगभग, तो 40 से लेके ये आपके पास यहाँ पे मैं लगभग थोड़ा इधर ले लेती हूँ, ये आपका 50 है मान लिया, तो यहाँ से लगभग ये 50 मान थोड़ा सा, ये आयरन
आयरन 56, यहां से लगभग ये एक रीजन बन गया बच्चों, ये मोस्ट स्टेबल था आयरन 56, और ये वो रीजन है जब बाइंडिंग एनर्जी कहां से कहां तक वेरी कर रही है, इस रीजन में 40 से लेके 120 तक, 40 से लेके ये 100 था बच्चों यहाँ पे, 40 से लेके लगभग आपके पास 120 तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या पाई गई कर्व के अंदर, वो कितनी थी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर 1 = 40 to 120, द बाइंडिंग एनर्जी कितनी पाएगी 8.5 न्यू, और ये न्यूक्लियर क्या है बच्चों, स्टेबल है। दूसरा, आयरन 56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पाई गई 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी थी इस कर्व की, इस कर्व में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी थी, और पाया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और पाया गया कि दिस न्यूक्लियर इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। मोस्ट स्टेबल, स्टेबल वर्ड से आप समझ आता है, मैंने कहा कि एक घर में 2 कमरे हैं, फिर 2% रहते तो आराम से रहेंगे, अगर मैं कहूँ एक घर में 20 कमरे लेकिन वहां 1000% रहते हैं तो वो अनस्टेबल रहेंगे, वो स्टेबल नहीं रह सकते। तो लाइक दैट सिचुएशन बच्चों, तो आपके पास ये न्यूक्लियर पाई, सब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो दिस न्यूक्लियर आपकी बाइंडिंग एनर्जी, ये पॉइंट नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों, अब जैसे 120 से आगे गए तो जैसे पाया गया कि फॉर आफ्टर, ये लिख दो पॉइंट नंबर, आफ्टर ए ग्रेटर देन 120 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 238 कितनी मिली बच्चों यहाँ पे 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बाइंडिंग एनर्जी मिली उसके लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू थी वो क्या थी 7.6 बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन। अब लिखे होंगे आफ्टर ए ग्रेटर देन 120 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस एंड फॉर यूरेनियम 238 कितनी मिली आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या थी आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियर, एंड दिस इज ए अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये स्टेबल न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, यही बात बताई थी आपके पास कि आपके पास जिन न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। जिन न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और जिन न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है वो लेस स्टेबल होती है। ठीक हो, तो 7.6 कम है तो ये लेस स्टेबल होगी। हालांकि इनिशियली देखा कि मास नंबर बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा और आगे गए तो देखा कि फिर बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगी। वो रीजन था बच्चों कि जैसे जैसे आगे बढ़े तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने लगा, और इस वजह से क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होगी वहां पे डिक्रीज होगी। क्या हुआ कि कार्बन में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, लेकिन एक आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन आयरन के लिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल पाई गई। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। फिर और इससे आगे गए तो प्रोटॉन्स बढ़ने लगे बच्चों। प्रोटॉन्स बढ़ने से रिपल्सन बढ़ा न्यूक्लियर के बीच में, और रिपल्सन बढ़ने से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। तो क्या पाएगा कि आगे जाने पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है डिक्रीज, और सबसे कम ये आपके पास यूरेनियम 238 के लिए कितनी पाई गई 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियर थी। कैसी न्यूक्लियर है वो एक, क्यों है वो अनस्टेबल बच्चों? हालांकि बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी तो बहुत ज्यादा है, रिपल्सन भी तो बहुत ज्यादा है। बात वही आ गई कि एक रूम के अंदर 20 आदमी रहेंगे तो अनस्टेबल ही रहेंगे, और एक रहेगा तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, लाइक दैट सिचुएशन नोट करिए बच्चों। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर नोट कर लिया 4, पॉइंट नंबर 4 ए लेस देन 40 से नीचे की बात करें, अगर इधर आए, ठीक है, फॉर ए लेस देन 40 द बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज शार्पली। ए लेस देन For A less than 40 binding energy per nucleon decreases sharply। देखो बच्चों यहाँ पे स्लोली डिक्रीज होती है। For after 120 the binding energy per nucleon decreases slowly। यहाँ पे कैसे डिक्रीज हो रही है? स्लोली। ठीक है, और
जैसे इसके नीचे आ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है शार्पली। एंड फॉर 1H2 ड्यूटेरियम के लिए जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की वो कितनी मिलती है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग कितनी पाएगी, 1.2 भी लिखा रहता है बुक्स में, पर ये मेरे ख्याल में ज्यादा सही है, एनसीईआरटी इसी को लिखती है। तो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी पाई गई, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को भी जल्दी से, वैसे नोट कर लिए। ठीक है, आप लिख लीजिए, दीज न्यूक्लियाई आर लाइट, these nuclei are light and unstable for stability they are combined, ये कंबाइंड हो जाएंगे बच्चों स्टेबिलिटी के लिए, और हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाएगी। स्टेबिलिटी अभी समझाऊंगी कैसे, पर फिलहाल इतना याद रखो, एक कार में छोटी छोटी 2-3 बातें उनको ध्यान रखो, फिर बताती हूँ क्या है। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि बाइंडिंग एनर्जी जो है बच्चों आपके पास, अगर मैं बात करूँ लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 to 180 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी की कर्व थी वो वैल्यू कितनी थी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस स्टेबल थी। और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए पाई गई, आयरन 56 के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो आयरन 56 सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर फर्दर बच्चों आगे बढ़े, ग्रेटर देन 120 पे देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है डिक्रीज होने लगी स्लोली। ठीक है, डिक्रीज हो गई, और यूरेनियम 238 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूक्लियाई क्या हो रही है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये क्या होंगी, ब्रेक होंगी, और अपनी एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे अकर करेंगी, स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाएंगी ये वाली न्यूक्लियाई, और ये वाली जो न्यूक्लियाई है ये स्टेबिलिटी के लिए फ्यूज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, कंबाइन कर जाएंगी। ठीक है, फिर क्या था, जब इससे इधर आए तो यहाँ शार्पली एकदम से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है, और इसके लिए क्या मिली है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आपके पास ये फाइंड आउट है। इतना नोट करिए। तो क्या होता है, फिर समझिए यहाँ से, देखो बच्चों ये स्टेबिलिटी रीजन है, अब मैं समझाती हूँ आपको, ये क्या आपका स्टेबिलिटी रीजन मान लो इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई लाई कर रही है, जिनकी एवरेज हमने मानी लगभग इसके लिए कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक रीजन था पर्टिकुलर, इस रीजन की एवरेज थी, इस रीजन के अंदर एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू मिली बाइंडिंग एनर्जी की वो कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या आपके, ये भी इधर भी, इसके इधर भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और इसके इधर भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इधर भी न्यूक्लियाई कैसी है, अनस्टेबल, और इधर भी न्यूक्लियाई कैसी है बच्चों, ये सारी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। कैसी न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपके पास ये न्यूक्लियाई क्या होंगे, ये लाइट न्यूक्लियाई है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि स्टेबल रीजन में जाना चाहती है, क्योंकि एवरीबॉडी नेचर का रूल है, एवरीबॉडी वांट्स द स्टेबिलिटी, सब स्टेबिलिटी ही चाहते हैं, स्टेबिलिटी करने के लिए सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या होंगे, ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये वाली जो न्यूक्लियाई है स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो ये वाली जो न्यूक्लियाई है ये स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था कि ये स्टेबल, ऐसे समझो कोई मोटा आदमी वो पतला होना चाहता है तो क्या करेगा, अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करेगा, तोड़ देगा अपने आप को। ठीक है, ऐसा नहीं काट देगा, हाथ पाँव काट देगा, समझने के लिए जस्ट। ठीक है, तो आपके पास ये न्यूक्लियाई टूट जाएंगी स्टेबिलिटी के लिए, और ये थोड़ी हल्की न्यूक्लियाई है, तो ये क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी इस प्रोसेस, आपसे कोई पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस कर्व से हमें ये पता लगा, हमें इस कर्व से ये एक ओरिजिन आया न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी फाइंड द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का हमें इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से यहाँ से पता लगा।
ठीक है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करती है, और यही हमारा ओरिजिन है रेडियो एक्टिविटी का, कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है वो ब्रेक हो जाती हैं और रेडियो एक्टिव प्रोसेस में चली जाती हैं। ठीक है, नोट करिए पॉइंट जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आगे लिखिए इसमें। कुछ शार्प पॉइंट भी मिले बच्चों, कुछ न्यूक्लियाई के लिए क्या हुआ कि कुछ शार्प पॉइंट भी यहाँ पे ऑब्जर्व हुए। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अभी लिखूंगी मैं आपको। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई थी, जैसे बच्चों आपके पास E1 न्यूक्लियाई थी, कुछ थी, जैसे आपके पास हीलियम थी, कार्बन थी, ऑक्सीजन थी। इसके लिए कुछ शार्प पॉइंट मिले, इनकी कार्बन में कुछ हमें इस तरीके से कुछ शार्प पॉइंट मिले। ठीक है, तो आप इस चीजों को ये भी बता सकते हो यहाँ से कि 4 कार्बन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, 4 आप सीधा ध्यान रखना है कि फॉर सम न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 4, 12 और 16, दोज न्यूक्लियाई, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, सम न्यूक्लियाई विद मास नंबर हैव द पीक वैल्यू, कुछ न्यूक्लियाई के लिए हमें यहाँ पे पीक वैल्यू भी यहाँ पे ऑब्जर्व हुई इन द कर्व। सम न्यूक्लियाई हैव सम पीक वैल्यूज, आप लिखेंगे दो, सम न्यूक्लियाई हैव पीक वैल्यू इन द कर्व, पीक वैल्यूज इन द कर्व, पीक वैल्यूज इन द कर्व। ठीक है, जैसा दैट कार्बन, ऑक्सीजन और ये आपके पास हीलियम, जिनका नंबर आपके पास E1, इनका मास नंबर क्या है E1 है। इन न्यूक्लियाई के लिए कुछ यहाँ पे पीक भी यहाँ पे ऑब्जर्व हुई आपको। ठीक है, तो ये था बच्चों आपकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या पता लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के बारे में हमें यहाँ से पता लगा। और जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम होती है वो लेस स्टेबल होती है। तो इनिशियली आयरन 56 सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई पाई गई थी, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 40 से लगभग 120 के बीच में एक रीजन होता है जहाँ पे मोस्टली न्यूक्लियाई क्या थी आपकी स्टेबल थी। ठीक है, तो आपके पास नोट करिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। आप ये भी कह सकते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें क्या पता लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के बारे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि इसके लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपको क्या क्या मिला बस याद रखना है। ठीक है, कि इस केस में हमें इतनी बाइंडिंग एनर्जी मिली, इसमें इधर बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल होंगी, इधर अनस्टेबल, इस कर्व से सारी इस कर्व की ऑब्जर्वेशन थी बच्चों की। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, heavy nuclei are unstable and they try to gain stability and they try to gain stability। ये क्या करेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी गेन करेगी बाय द थ्रो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, किसके थ्रू क्या होता है आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, ए हैवी न्यूक्लियस, अब इस प्रोसेस में क्या लिखोगे, ए हैवी न्यूक्लियस split into smaller, a heavy nucleus split into smaller nuclei of
स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, हैवी न्यूक्लियर ब्रेक हो जाता है। कोई भी एक्स न्यूक्लियर है वो वाई और जेड में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जैसे हैवी न्यूक्लियर ये मान लिया आपके पास 100 थी, ये आपके पास 55 और 45 अप्रोक्सीमेटली, या आप ये भी कह सकते हो ये 46 कह दो, ये मैं 40 ना लगभग आपके पास, इसको मैं मान लो 50-50 भी कह सकता हूँ, 50-50, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ब्रेक होंगी तो क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा जब हैवी न्यूक्लियर ब्रेक होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ जाएगा। जैसे इस पूरी न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी मान लिया आपके पास 7 है, ठीक है। इस पूरी न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी मान लिया आपके पास कितनी है, लगभग मान ले 7 की रेंज में ही थी उसकी, इसमें मान ले 7 ही मान लेते, ठीक है। जब वो टूटेगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि देखो बाइंडिंग एनर्जी जो भी वैल्यू होगी उसको पर न्यूक्लियन एक या एटॉमिक मास नंबर कम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियर वहां पे ब्रेक हो जाती है। तो क्या होगा, आफ्टर फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियर किस रीजन में जाने की कोशिश करेगी, स्टेबिलिटी के रीजन। आफ्टर फ्यूजन क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और न्यूक्लियर किस रीजन में जाएंगी, वो स्टेबिलिटी रीजन, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो आपके पास लिखो बच्चों, लाइट न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, लाइट न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। आपके पास क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन करेंगे थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब यहाँ पे लिखिए इसको, फ्यूजन में बच्चों न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूजन में न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा आपके पास, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई combine to form heavy nuclei, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई combine to form heavy nuclei। जैसे मैं कहूँ आपके पास x प्लस वाई दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या बना रही है, हैवी न्यूक्लियाई, क्या बना रही है, कोई भी एक हैवी न्यूक्लियाई। जैसे आपके पास इनिशियली कोई भी दो न्यूक्लियाई 1H1, ठीक है। जैसे 2 + 4 मिलके यहाँ पे 6 बनाएगा, 3 + 3 मिलके यहाँ 6 बनाएगा। देखो अगर आप इन सबका देखोगे क्या होगा, इस सिचुएशन में जब ये बढ़ जाएंगे, इस प्रोसेस से भी क्या होता है बच्चों, जब वो न्यूक्लियाई कंबाइन होती है, क्या होती है आपस में कंबाइन होती है, तो वो हैवी न्यूक्लियाई बनाती है, और हैवी न्यूक्लियाई बनने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, वहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नोट करिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस कब होगी, जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगी। जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगी तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो या तो फ्यूज हो जाएंगी, या वो ब्रेक हो जाएंगी, या वो कंबाइन हो जाएंगी। तो लाइट होंगी न्यूक्लियाई तो बच्चों कंबाइन हो जाएंगी, और जो हैवी न्यूक्लियाई है वो आपस में आपके पास ब्रेक हो जाएंगे फॉर द स्टेबिलिटी। नोट करिए, क्योंकि ऐसा करने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किस किस कंडीशन में न्यूक्लियाई स्टेबल होती हैं, किस किस कंडीशन में स्टेबल नहीं होती। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है बच्चों, दोज न्यूक्लियाई विच हैव, पहला पॉइंट, those nuclei which have more binding energy per nucleon
आर मोर स्टेबल। जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। मैं लिख सकती हूँ स्टेबिलिटी जो है न्यूक्लियाई की ऑफ न्यूक्लियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ठीक है, कि जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए कि इवन न्यूक्लियाई, इवन मतलब जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इवन होते हैं। इवन न्यूक्लियाई नेचर में क्या पाया गया कि इवन न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑड इवन। ठीक है, हम लिखेंगे इवन क्या पाया मुझे, बस फॉर्मेशन है, सब मिली हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है, वही मैं बता रही हूँ आपको। क्या पाया गया कि इवन न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन इवन odd even और odd न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कह सकते हो जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इवन न्यूक्लियाई, इवन न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल होते हैं। इवन मतलब बच्चों जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इवन है, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर क्या है आपका इवन है, उन न्यूक्लियाई के लिए बात करें। ऑड इवन में एक हो सकता है प्रोटॉन इवन हो न्यूट्रॉन ऑड हो, इवन ऑड में भी उल्टा चल जाए, ऑड में प्रोटॉन भी ऑड है और न्यूट्रॉन भी क्या है बच्चों उनके ऑड है। उन सिचुएशन की बात है कि जिन न्यूक्लियाई का कि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन थे वो ज्यादा स्टेबल थी एज कंपेयर टू ऑड इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि ऑड इवन ऑड इवन मॉडरेटली स्टेबल, ठीक है। ऑड न्यूक्लियाई लिस्ट स्टेबल, ठीक है। गलत लिख दिया, मॉडरेटली स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल इवन न्यूक्लियाई होती है बच्चों, उसके बाद ऑड इवन ये लेस स्टेबल, थोड़ा कम होती है इससे स्टेबल, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सी होती है ऑड न्यूक्लियाई, जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही ऑड होते हैं, वो न्यूक्लियाई सबसे लेस स्टेबल होती है। नोट करिए बच्चों ये पॉइंट। फिर क्या गया बच्चों, कुछ ये पॉइंट डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, तो इनके भी खत्म हो गई, जल्दी से नोट करो बच्चों यहाँ पे। कर लिया नोट बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई। मैजिक नंबर ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो वैसे, तो अभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लीजिए कि कुछ मैजिक न्यूक्लियाई थी जिनके मैजिक नंबर थे, कुछ वो डिफाइन थे, वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल थे। ठीक है, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल। मैजिक जादू नहीं, वो इवन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड है कि किसका प्रोटॉन नंबर इतना होगा, न्यूट्रॉन नंबर इतना होगा, वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल थे। मैजिक नंबर न्यूक्लियाई, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई और मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैविंग, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैविंग
प्रोटॉन, प्रोटॉन की वैल्यू होती है 2 8 20, 2 8 20 52, 2 8 20 28 50 82, 28 50 82। इसी तरह न्यूट्रॉन नंबर होता है 2 8 20 28 50 82 126, 82 126 आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस बच्चों, जो मैजिक न्यूक्लियस, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, आपको ये याद रखना होगा, मैजिक न्यूक्लियस बोलते हैं ऐसे न्यूक्लियस जिनके प्रोटॉन नंबर ये होते हैं। ठीक है, 2 8 20 28, ये वैसे तो आगे एक एटम पढ़ते हैं बच्चों, एक मॉडल पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं बड़े डिटेल में, पर आप यहाँ पर इसको, इस पॉइंट को थोड़ा डायरेक्ट याद रखो कि मैजिक नंबर न्यूक्लियस क्या होती है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। मैजिक नंबर न्यूक्लियस किनको कहा गया है, जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ये होते हैं, जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ये होते हैं, उनको क्या कहा गया, मैजिक न्यूक्लियस। आर these nuclei are more stable than these nuclei, मतलब these nuclei वर्ड का मतलब बच्चों मैजिक न्यूक्लियाई, मैजिक वर्ड लिख देती हूँ मैं, याद रहेगा। मैजिक न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन नियर बाई न्यूक्लियाई, देन जिनके आसपास न्यूक्लियाई थी उनसे ये ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई थी। ये जो न्यूक्लियाई जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ये एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, वो क्या थी, आपकी मोर स्टेबल न्यूक्लियाई थी। ठीक है, नोट करिए। और जितनी मैजिक न्यूक्लियाई है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चों, इवन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या इवन है या सिमिलर है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन भी है और सिमिलर भी है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या है, इवन भी है और सिमिलर भी है, उन न्यूक्लियाई को क्या कहा गया, मैजिक न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई भी सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होती है, ये न्यूक्लियाई भी क्या पाई गई, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व के लिए, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, थोड़े से पॉइंट हो सकता है बच्चों आपको थोड़ा यहाँ लग रहा हो, पर याद रखना कोशिश करें। क्या होता था बच्चों आपके पास, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए बाद में कुछ रीजन भी देखा गया कर्व के अंदर। ठीक है, आप बुक में देखो बड़ा सा अलग सा डायग्राम बना रखा है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व क्या, एन और जेड के साथ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं, ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है। और ये क्या बताता है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन और जेड के साथ एक कर्व देखा बच्चों, तो उस कर्व में क्या पाया गया, फॉर लाइट न्यूक्लियाई, तो ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या पाया गया बच्चों कि कुछ न्यूक्लियाई तो ऐसे एक्सटेंड हो रही थी, कुछ ऐसे, और ये कर्व का स्टेबिलिटी रीजन था। ये जो रीजन है ये क्या, स्टेबिलिटी कर्व, ये तो सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, तो क्या पाएगा कि इस कर्व में कुछ इस तरह के वेरिएशन पाए गए एन और जेड के साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड के साथ। हमने जब सारे एटम्स के लिए कर्व प्लॉट करी तो उस कर्व में हमें इस तरीके के कुछ वेरिएशन पाए गए। ठीक है, तो क्या देखा गया कि फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा था बच्चों, 4 ही ना। ठीक है, तो फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर लाइट न्यूक्लियाई a less than 20, लगभग a less than 20, the number of neutrons, the number of neutrons and number of protons are nearly equal, और वहां पे ये n by z का जो रेशियो था वो कितना था आपका, 1 था। n by z का रेशियो अप्रोक्सीमेटली बच्चों कितना आ रहा था वहां पे, n था। ठीक है, फिर देखो बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उसमें क्या पाया कि आपके पास फॉर z ग्रेटर देन
20 के बाद, ठीक है। तो क्या देखा कि आपके पास या तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं या फिर क्या बढ़ रहे हैं, आपके न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में चेंज आया। 4 पॉइंट नंबर 5, फॉर A greater than 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने लगे। इंक्रीज होंगे तो या न्यूट्रॉन्स में भी चेंज आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऐसे लिख देती हूँ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस बच्चों, इंक्रीजेस। जो इंक्रीज होंगे बच्चों तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा कहीं ना कहीं, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो आपके पास अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पे। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिसऑर्डर यहाँ पे क्रिएट होगा तो बाइंडिंग स्टेबिलिटी में डिसऑर्डरनेस आएगी। स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। जब न्यूक्लियॉन्स में चेंजेस होंगे यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ स्टेबिलिटी में डिसऑर्डर आएगा, तो वहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, कुछ न्यूक्लियाई तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होंगे, वहां पे इंक्रीजेस होंगे, और क्या होंगे आपके पास मोर रैपिडली। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेस मोर रैपिडली। कैसे इंक्रीज होंगे बच्चों, ये मोर रैपिडली, ठीक है। ये मोर रैपिडली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये इंक्रीज होंगे रैपिडली। तो क्या होगा यहाँ से बच्चों, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं रीजन में तो न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो ये कार्ब इस तरीके से बैंड हो जाएंगी। ये कार्ब क्या होगी, न्यूट्रॉन की डायरेक्शन में बैंड होगी, ठीक है। कार्ब बैंड टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं बच्चों तो आपके पास ये जो कार्ब ऐसे सीधे जानी चाहिए, ये इस डायरेक्शन में बैंड होगी टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन्स। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से A greater than 20 है बच्चों, ठीक है। द नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, फॉर A greater than 20 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स increases more rapidly than protons and carb band towards the proton region, towards the क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं मोर रैपिडली देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन कार्ब बैंड्स टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन एक्सिस, ठीक है। क्या पाया गया बच्चों कि प्रोटॉन्स एक इनिशियल स्टेज, ये बिल्कुल मैंने यहाँ से तो दिखा दी पर आप थोड़ी देर बाद होगी सिचुएशन कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। यहाँ से न्यूट्रॉन्स रैपिडली बढ़ने लगे बढ़ते चले गए। तो ये कर्व है जो है ना, ये जो कर्व, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगे। इसमें थोड़ा हम आगे चले बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व अलग से होती है, मैंने थोड़ा बिल्कुल शार्प दिखाने की कोशिश कर दी इसको। तो जैसे जैसे यहाँ तक तो n बराबर z था, यहाँ पे तो यहाँ तक तो क्या था बच्चों, n बराबर था z, लाइट न्यूक्लियर के लिए। इसे थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे जैसे बच्चों इसमें आगे बढ़े तो न्यूट्रॉन्स रैपिडली इंक्रीज होने लगे। तो न्यूट्रॉन्स जब रैपिडली इंक्रीज हुए तो ये कर्व बैंड होगी टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन एक्सिस, ठीक है। इसके बाद और फर्दर आगे बढ़े तो प्रोटॉन्स बढ़ने लगे। माने लगभग हम लोग 120 से आगे गए, तो 120 से जैसे आगे बढ़े 120 से आगे बढ़े तो आपने देखा जैसे हम A greater than 120 हुआ लगभग, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगे रैपिडली। तो प्रोटॉन्स बढ़ने लगे तो ये कर्व जो है वो बैंड होगी टुवर्ड्स द प्रोटॉन्स। तो जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो कर्व प्रोटॉन की तरफ बैंड हो जाएगी, और न्यूट्रॉन्स बढ़े तो कर्व किधर बैंड होगी, न्यूट्रॉन्स की तरफ। तो ये कुछ वेरिएशन मिले कर्व के अंदर कि इस तरह के। तो ये वेरिएशन क्या बताता है, जब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो ये कर्व प्रोटॉन्स की तरफ बैंड हो रही है, ये वेरिएशन प्रोटॉन की तरफ आ रहा है। तो न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ये वेरिएशन किधर आ रहा है, न्यूट्रॉन्स की तरफ। तो ये अनस्टेबिलिटी के रीजन को बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, अनस्टेबल रीजन को बता रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की स्टेबिलिटी में डिसऑर्डरनेस आएगी, और जब डिसऑर्डरनेस आएगी तो वो रीजन क्या बताएगा, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए बच्चों यहाँ पे एक रीजन चूज करा।
स्टेबिलिटी के लिए क्या करा गया एक रीजन। तो क्या समझ आया कि इनिशियली तो n बराबर z था, तो यहाँ तक तो न्यूक्लियाई लगभग स्टेबल थी, जहाँ पे n बाई जेड का रेशियो 1 था, स्टेबल था। फिर आगे देखा तो बड़ी डिसऑर्डरनेस आ रही थी कि कहीं प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे, कहीं न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे। तो क्या पाया गया बच्चों इस रीजन के अंदर कि आपके पास इस रीजन में क्या पाया गया आपके पास कि जिन न्यूक्लियाई का n बाई जेड रेशियो 1.7 के बराबर होगा, जिन न्यूक्लियाई का n बाई जेड रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है n बाई 7 की, आर अनस्टेबल, दे आर स्टेबल न्यूक्लियर, दे आर स्टेबल न्यूक्लियर। फिर से समझिए, जैसे जैसे बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़े तो या तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में चेंजेज आए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में चेंजेज आने से अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे तो कर्व न्यूट्रॉन की तरफ झुक गई, ये कर्व किधर झुक गई, टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन बढ़े तो कर्व किधर झुक गई, टुवर्ड्स द प्रोटॉन्स। तो क्या हुआ, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। तो अब कैसे ऑर्डरनेस को कैसे मेजर करें, तो उसमें क्या ऑर्डर पाया गया बच्चों कि जिन न्यूक्लियाई का n बाई जेड का रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, n बाई जेड मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो रेशियो है अप्रोक्सीमेट 1.7 के बराबर है, दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल न्यूक्लियाई। क्या बताया गया कि दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई। जिन न्यूक्लियाई का रेशियो इस रीजन में पाया जाएगा वो न्यूक्लियाई कैसी होंगी बच्चों, स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये न्यूक्लियाई स्टेबल कब बनेगी, ये जो आपके पास अगर देखो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं बच्चों, अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होंगे, स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन में टूटना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब बच्चों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो स्टेबिलिटी की क्या होगा, तो न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो ब्रेक होना चाहिए किसमें, प्रोटॉन्स में। फॉर स्टेबिलिटी, इस कर्व को समझा रही हूँ बस मैं, फॉर स्टेबिलिटी, बाकी भी आगे आएगा। फॉर स्टेबिलिटी क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स ब्रेक होंगे किसमें बच्चों, प्रोटॉन में, बाय द इलेक्ट्रॉन एमिशन, और जो प्रोटॉन है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन्स में, बाय द एंटी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियर प्रोसेस में आता है बच्चों कि न्यूट्रॉन जो है स्टेबिलिटी के लिए किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोटॉन्स में, और प्रोटॉन्स किसमें कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन्स में। बाय ये इसको बीटा डीके प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको बीटा नेगेटिव डीके प्रोसेस बोलते हैं, बीटा नेगेटिव डीके प्रोसेस, ठीक है, और इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके प्रोसेस। आगे आएगा बच्चों, ये रेडियो एक्टिविटी में आता है आगे, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल उससे। ये कैसा पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, और ये क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहां पे आएगा बच्चों। इनका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, ये जस्ट एक एनर्जी के फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है वहां पे आगे। तो आपके पास इनका कोई मास नहीं होता, कोई पाउली ने बताया था इनके बारे में जब डीके प्रोसेस डिस्कस हुई थी तब। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया, फिर से समझिए बच्चों, फिर से कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि n बाई जेड रेशियो 1 था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब लाइट न्यूक्लियाई थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो बच्चों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिसऑर्डरनेस क्रिएट हुआ। अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे तो देखा कि कर्व प्रोटॉन की तरफ झुक गई, प्रोटॉन की एक्सिस की साइड झुक गई। अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे थे तो कर्व न्यूट्रॉन की एक्सिस की साइड झुक गई, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सेस में बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ेंगे एक्सेस में तो वो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहेंगे, और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी रीजन कब मिलेगा बच्चों, पाया गया एक्सपेरिमेंटली, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो 1.7 के बराबर है तो इस रीजन में किसी दोनों कोई भी न्यूक्लियाई है, अगर उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इस रीजन में आ रहा है 1.7 के बराबर, तो दीज आर द स्टेबल न्यूक्लियाई। तो आपको मेन पॉइंट क्या याद रखने में वो बताते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं 2-3 बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था पूरा ओवरव्यू कि ये ऐसी प्रोसेस होती है। बाकी तो डीके प्रोसेस में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी ये बातें। फिर से बताती हूँ, आपके स्टेबिलिटी के लिए 3-4 बातें आपको मेन याद रखनी है कि आपके पास कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के, कि जिन न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिनकी कम होगी वो कम स्टेबल होगी। दूसरा, इवन न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इवन ओड इवन मॉडरेटली स्टेबल होती है, ठीक है, और ओड लेस स्टेबल होती है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि n बाई जेड, लाइट न्यूक्लियाई के लिए n बाई जेड का रेशियो 1 था, वो अप्रोक्सीमेटली स्टेबल थी,
जैसे जैसे आगे बढ़े तो n/z का रेशो डिस्टर्ब हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक रेशियो आया 1.7 कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1/7 के बराबर है, तो दिस न्यूक्लियाई आर स्टेबल न्यूक्लियाई। जिन न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इस रेंज में आ रहा है, दीज आर द स्टेबल न्यूक्लियाई। फिर आपको एक याद रखना, मैजिक नंबर वाला याद रख लो, बाकी तो हायर क्लास में आता है, मैंने जस्ट आपको वैसे बता दिया कि जिन न्यूक्लियाई का, मैजिक न्यूक्लियाई कौन सी थी, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स लगभग सेम थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या है, बराबर है और वो इवन है। मैजिक न्यूक्लियाई किनको कहा गया, जिनके प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम है और इवन है, तो मैजिक न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मैजिक न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल, आपको ये 3-4 बातें याद रखनी, ठीक है। समझ आ गई बच्चों बातें कुछ? तो आज हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि मैडम ने क्या करवाया, तो सब एक्सपेरिमेंटल था कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे आई कैसे नहीं आई, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है पैकिंग फ्रैक्शन, वो थोड़ा रह गया मिड में, मैं वो भी बता देती हूँ, कभी पूछ ले एग्जाम में कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मैं इसको P.F से लिखूंगी, बार बार मैं पैकिंग फ्रैक्शन ना लिख के। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है बच्चों डेल्टा m/a, मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर क्या कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर न्यूक्लियाई A इज इक्वल टू 20 to 120, ठीक है। जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। फॉर न्यूक्लियाई A इज इक्वल टू 22 लेस देन, फॉर न्यूक्लियाई लेस देन, ऐसे लिखो, फॉर न्यूक्लियाई, फॉर न्यूक्लियाई, फॉर न्यूक्लियाई लेस देन 20 and more or above and above 200, जो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है आपकी, पॉजिटिव। उस केस के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो फॉर न्यूक्लियाई 20 लिखो बच्चों, 20 फॉर न्यूक्लियाई मास नंबर, फॉर न्यूक्लियाई मास नंबर, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी ना। फॉर न्यूक्लियाई इफ मास नंबर, मास नंबर A लेस देन 20 और अबाव 200, ठीक है। उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। इफ पैकिंग फ्रैक्शन कैसा है, नेगेटिव है, पैकिंग फ्रैक्शन कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन कहां से कहां तक मिलेगा, बिटवीन 20 to 200, ठीक है। ये आप याद रखो तो रखो, नहीं कुछ ज्यादा नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मोर इज द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, ऐसे याद रख लो कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव है तो न्यूक्लियाई कैसी है, अनस्टेबल है, न्यूक्लियाई कैसी है, अनस्टेबल, ठीक है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो न्यूक्लियाई कैसी है आपकी, स्टेबल है, बस ये बात ध्यान। अगर आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, ज्यादा होगा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियाई कैसी होगी, अनस्टेबल, और पैकिंग फ्रैक्शन आपका नेगेटिव है तो न्यूक्लियाई कैसी होगी आपकी, स्टेबल। छोटी सी बात है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको अजीब लगा हो बच्चों, पर फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि इस कर्व से हमें क्या क्या मिला,
स्टेबिलिटी कब कैसे मिलती है, बस वो चीजें थोड़ा सा याद करने वाली बातें, फिर भी ना आए तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके देख लें।